हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है विलयन, तो विलयन के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न ऐसे लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है लगातार जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो है चैप्टर फर्स्ट के देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर जो है इसी तरीके से आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है। देखो बच्चों, सबसे पहला हमारा जो विकल्प का क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है 2020 के सेट में देखने को मिल जाएगा। ये पूछा गया है और ये पूछा गया था कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। यानी जो हमारा जल है 180 ग्राम है, अब इसमें बताना है मोल कितने होते हैं। तो अब देखो बच्चों, जो विकल्प के क्वेश्चन होते हैं अगर आपको सॉल्व करना आता है, तरीका सही से पता है, चैप्टर अच्छे से तैयार है, तभी बता पाओगे, अन्यथा नहीं बता पाओगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हमें देखना है। देखो, सबसे पहले कहा गया कि जल के मोल, आप जानते हैं जो मोल होता है, मोल कैसे निकाला जाता है। तो मोल बराबर होता है भाई W/M होता है। मोल बराबर W/M, मतलब W कौन है? ये जो है पदार्थ का भार होता है, पदार्थ का भार होता है, और m जो होता है उसी पदार्थ का अणुभार होता है, उसी पदार्थ का अणुभार होता है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं, यानी आपको मोल निकालना है। यानी मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं और W/M ये आपका है। तो n आपको निकालना है और दिया क्या गया है 180 ग्राम, मतलब ये W की मात्रा 180 दे दिया गया है, और m आप जानते हैं पदार्थ का अणुभार होता है। तो बात किसकी कर रहा है? जल की कर रहा है। तो पहले हम जल का अणुभार निकाल लेते हैं, जल का अणुभार। अब आपको अणुभार निकालना आना चाहिए। अणुभार भाई कैसे निकालते हैं? जो हमारा H2O है यही तो हमारा जल है, तो इसका भाई इसका परमाणु भार हाइड्रोजन कर लोगे तो 1 होगा, और ये 2 पार्टिकल है 2 से गुणा करा देंगे। ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 होता है परमाणु भार, तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये 16 जोड़ोगे 6 2 8 यानी 18 आ जाएगा। तो ये आपका यम अणुभार हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 रख देंगे। अब 18 से अगर इसमें आप भाग देते हैं तो आपका 10 आ जाएगा, यानी n बराबर जो है 10 मोल जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आप देख लीजिए इसमें ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन आपका सी है जो 10 मोल दिया गया है। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को लगाया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है ये आपके 2019 में जो है पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारा है कि 8 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है। यानी जो हमारा 8 ग्राम NaOH है ये 450 ml विलयन में घुला है। विलयन की मोलरता है। अब इसमें आपको विलयन की मोलरता बताना है, ऐसे बता नहीं पाओगे, रट के तो आया नहीं हूं। इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? देखो, विलयन की जो मोलरता होती है आपको पता है कि विलयन की मोलरता बराबर होता है W/M गुणे V होता है, और ये जो V हमारा होता है वो लीटर में होता है। दिया क्या गया है? कह रहा है कि 8 ग्राम NaOH, मतलब आपको W की वैल्यू जो है 8 ग्राम दिया गया है। M जो है NaOH का अणुभार आपको निकालना पड़ेगा। तो आप अणुभार जो है NaOH का निकाल लीजिए। अणुभार निकालने के लिए आप NaOH भाई सबका परमाणु भार सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 6 1 7 3 10 1 आएगा, 2 1 3 1 4, यानी कुल मिला के अगर NaOH का अणुभार देखा जाए तो ये 40 हो जाएगा। चलो 40 रख लेते हैं। उसके बाद आयतन कितना है? 450 ml दिया गया है, यानी जो आपको V दिया गया है आयतन वो 450 ml दिया गया है। आपको लीटर में चाहिए तो 450 ml को आप 1000 से भाग दे दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 45/100। तो यहाँ पर आप 45 लिख दीजिए, 100 आपका उठ के ऊपर चला जाएगा। भाई नीचे लिखोगे ऊपर जाएगा। तो आप एक काम करिए, ये 0 1 0 काट दीजिए, 10 हो जाएगा, और फिर आप जो है 5 से काट सकते हैं। तो यह आपका 5 9 45 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 1 9 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा।
और फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 4/9। कितना आपको देखने को मिल रहा है? 9 से अगर हम 4 में भाग देते हैं भाई, 9 से अगर हम 4 में भाग देते हैं, 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 40 हो जाएगा। 9 पचे 45, 4 बार ले जाएंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो फिर 0 बढ़ाओगे, 9 चौक 36। तो कुल मिला के आपका जो मोलरता निकल के आ जाएगा 0.44, ये जो है m जो है निकल के आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर विकल्प आपका ए जो है 0.44 m जो दिया गया है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए सॉल्व करके ही ऐसे विकल्प को जो है सॉल्व देखा जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में मान के चलिए अक्सर जो है दूसरे तीसरे साल नहीं, हर साल जो है पूछा जाता है। तो ये जो है 2010, 13, 14, 16, 17 ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में इस तरीके से लगातार पूछा गया है। हमारा जो क्वेश्चन है कि अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता है। तो देखो ये शुद्ध जल की मोलरता, आपसे मोलरता पूछ रहा है। इसको कैसे निकालेंगे वैसे आपने रट लिया होगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको तैयार कर लिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। देखो शुद्ध जल की अगर हम मोलरता की बात करें तो आप जानते हैं जो मोलरता बराबर होता है भाई W/M गुणे V होता है। और आपको पता है कि भाई अगर हम W/W से देखेंगे तो भाई अगर हम 1 किलोग्राम की अगर हम बात करें, 1 केजी, 1 किलोग्राम में अगर देखा जाए तो 1 किलोग्राम मतलब W बराबर जो इसका हो जाएगा 1000 ग्राम होगा। तो वो जो है 1000 ml में होगा। ग्राम और ml का मामला रहता है। तो अब ml जो होगा आप जानते हैं भाई W/W अगर देखोगे तो 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम का अगर आज से रखते हैं तो हमारा जो W हो जाएगा वो जो है 1000 ग्राम हो जाएगा, और V जो है 1000 ml होगा। तो ml अगर हम 1000 ना लेकर के 1 लीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ 1 लीटर हो जाएगा, और हमें मोलरता निकालना है तो यहाँ पर लीटर ही ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ रखेंगे तो W की जो वैल्यू होगी हमारा यहाँ 1000 हो जाएगा, और नीचे M जो होगा आप जानते हैं M जल का अणुभार। आपको पता है कि जल का अणुभार अगर देखा जाए तो जल का अणुभार जो है निकालोगे 18 आएगा, तो ये 18 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब जरा इसको आप डिवाइड करते हैं तो 18 से अगर आप 1000 में भाग देते हैं तो आप जानते हैं 18 पंचे 90 हो जाएगा, ये 90 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर 18 पंचे 90 हो जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा भाई, 1 0 ये ऑलरेडी यहाँ लग गया, ये लग गया, अब नहीं लगेगा, दशमलव लगाओगे 0 आएगा। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर दशमलव लगाओगे 0 पड़ेगा, फिर आप 5 बार ले जाएंगे, फिर वही होगा। यानी इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा 55.55 आएगा। तो यानी जो अशुद्ध जल कहे चाहे शुद्ध जल कहे, चाहे जिस जल की बात करें, तो जो भी हमारा शुद्ध जल होता है इसकी अगर मोलरता देखोगे तो भाई ये 5 5 आ रहा है तो इसको 5 के बजाय 6 कर लेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो भाई आपको लगाना अगर आ रहा है तो कोई भी एग्जाम में पूछा जाएगा, आराम से निकाल ले जाओगे। अगर सॉल्व करना नहीं आ रहा है तब आपके लिए दिक्कत होती है। तो एक एक विकल्प को आप अच्छे से देख लीजिए और सब आपका इस लेसन से तैयार हो जाएगा। भाई इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स बनते हैं सबके वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है। 1 शॉट का भी वीडियो उपलब्ध है जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल का भी इस पर जो है 1 शॉट का वीडियो है चैनल पर उपलब्ध है। आप आराम से देख करके एक एक न्यूमेरिकल आप अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए अगला विकल्प देख लेते हैं। 2010, 2017, 2018 इस तरीके से खूब पूछा गया। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 1 मोलर जलीय विलयन का मोल अंश है, मतलब मोल प्रभाज है। आपको मोल प्रभाज बताना है कि 1 मोलर जलीय विलयन का मोल प्रभाज क्या होगा। ठीक, ये बताना है। आपके क्वेश्चन में दिया क्या गया है? 1 मोलर दिया गया। 1 मोलर जलीय विलयन का जो अर्थ होता है 1 मोलर जलीय विलयन
का अर्थ अगर देखा जाए, इसका मतलब होगा अर्थात 1000 ग्राम में 1000 ग्राम जल में विलय के जो मोल होंगे, विलय के 1 मोल उपस्थित होंगे, 1 मोल उपस्थित होगा। भाई सीधी सी बात है कि जो एक मोललता की बात कर रहा है, तो एक मोललता अगर कह रहा है तो जो हमारा जलीय विलयन होगा भाई उसका 1000 ग्राम जल में विलय के 1 मोल उपस्थित होंगे, तभी तो हमारा 1 मोलल बनेगा। तो अगर हम 1000 ग्राम जल में मोलों की संख्या देखा जाए, मोलों की संख्या, तो 1000 ग्राम जल में अगर मोलों की संख्या देखा जाए तो आप जानते हैं W/M होता, तो ये हमारा ऊपर 1000 हो जाएगा और नीचे m यानी जल का भार 18 हो जाएगा। इसको अगर आप भाग देंगे तो 55.56 ये हमारा आ जाएगा। भाई मोलों की संख्या आ जाएगी 1000 ग्राम में, तो ये तो हमारा जल के मोल हो गए। इसी तरीके से अगर हम भाई निकालना क्या है, जलीय विलयन का मोल अंश, तो मोल प्रभाग जो होता है या मोल अंश जो होता है भाई आप जानते हैं n प्लस कैपिटल N होता है, तो ये जो हमारा विलय का मोल होगा वो 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और प्लस ये कैपिटल N जो विलायक है ये इतना आ जाएगा। इसको जरा ठीक कर लेते हैं, तो 1/, भाई इसमें एक और ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 56.56। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करना बड़ा आसान है, दशमलव बढ़ा दीजिए, 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये आपका 100 हो जाएगा और ये 56 हो जाएगा। इसको आप भाग दे दीजिए, 56 और ये 100, तो ये आपका 0 हो जाएगा, दशमलव बढ़ेगा, 1000 हो जाएगा और फिर आप 0 बढ़ाएंगे तब 1 0 और बढ़ जाएगा, तो ये एक बार जाएगा और फिर ये जो है 56 होगा, ये 4 बचेगा यहाँ पे, यहाँ 9, यहाँ पर 4, भाई 10 में से 6 गया 4 बचेगा, यहाँ 9 होगा, 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा, यहाँ भी 9 होगा, 6 3 9 हो जाएगा और यहाँ भी 9 होगा, तो 5 4 9 हो जाएगा, 1 0 और आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये 8 बार लगभग जाएगा, तो ये आपका, तो यहाँ पर जो मोल अंश आपका मिल जाएगा वो जो है 0.018 जो है ये मोल अंश आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन जो आपका सही होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? भाई सीधी सी बात कह रहा है कि 1 मोलर जलीय विलयन अर्थात 1000 ग्राम जल में विलय के 1 मोल उपस्थित होगा, तो 1 मोल उपस्थित होगा ना, तो 1 मोल की बात कर रहा है भाई। 1 मोलर जलीय विलयन का मोल अंश कहा गया है, तो 1 मोलर का मतलब हुआ कि 1000 ग्राम जल में विलय का 1 मोल उपस्थित होगा, तो विलय का हमारा 1 मोल उपस्थित होगा, तो कुल मिला के हमारा जो स्मॉल n हो जाएगा, स्मॉल n की वैल्यू 1 हो ही जाएगा। अब बचा हमारा कैपिटल N निकालने की, तो कैपिटल N जो होगा, तो भाई 1000 ग्राम जल में मोलों की संख्या अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो अब हमें मोल अंश जो होगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो ये एक ऑलरेडी है, कैपिटल N अभी निकाले हैं, इसको साफ कर दोगे तो इतना हमारा निकल के आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में काफी जो है देखने को मिलते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर जो है देखने को मिलते हैं। ये 2019, 2020 और भी पूछे गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। भाई इसको आप करने के लिए कुछ इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए कि विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन सा होता है। तो चलिए जान लेते हैं जो विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म होता है। सबसे पहला तो आप ये जान लीजिए प्रासरण दाब होता है, और दूसरा जो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये भी होता है, और अगला जो है हिमांक में अवनमन, और अगला जो है क्वथनांक में उन्नयन। ये जो हमने आपको बताया चारों, ये जो है विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। कौन कौन होता है? क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और प्रासरण दाब, ये आपके होते हैं। अब इसमें आप देख लीजिए भाई, ये आपका प्रासरण दाब हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया, वाष्प दाब हो गया, ये सब तो होता ही है। तो ये आपका जो पृष्ठ तनाव है इसका नहीं होता है, ये अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण
नहीं है या ये जो है अड़सठ गुणधर्म जो है में नहीं सम्मिलित होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, इन चारों को अगर आप तैयार रखोगे तो अब इनके अलावा अगर कोई होगा तो वो नहीं होगा, और ये अगर होता है तो ये आपको अड़सठ गुणधर्म के अंतर्गत आते हैं। तो समझ में आया, इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। तो ये जब तैयार रहेगा तभी आप बता पाओगे, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही पूछा गया है एग्जाम में आपके। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन जो है अक्सर जो है देखने को मिलते हैं। ये जो 2020 और 2015 में इस टाइप के पूछे गए हैं। क्वेश्चन हमारा है कि वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा, यानी अवनमन जो है सबसे अधिक किसमें होगा। तो देखिए, इसको लगाने के लिए कुछ इसमें लगाना नहीं है, बस केवल आपको देख के बताना है। कैसे बताओगे, देखो यहाँ अगर देखा जाए तो इसी ऑप्शन से ही आपको बनाना है। कैसे बनाओगे, ऑप्शन से ही बनाओगे। तो जैसे 0.1 एम BaCl2 दिया गया है, 0.1 ग्लूकोज दिया गया है और 0.2 एम यूरिया दिया गया है, 0.1 एम NaCl दिया गया है। तो इसमें आप जो आयनन, जितने ज्यादा आयनन होता है उतने ज्यादा उसका अवनमन होगा। तो यहाँ पर आयनन कैसे पता करोगे, देखो भाई, अगर हम इसकी बात करें पहले ऑप्शन की, तो जो हमारा BaCl2 होगा, अगर इसका आयनन देखते हैं तो ये हमारा Ba2+ चार्ज होगा और 2Cl नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब 2 आयन ये होगा, 1 आयन ये होगा। अगर इसका आयन देखा जाए तो 3 होगा। इसी तरीके से अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो भाई ग्लूकोज तो आयनित होगा नहीं, जल में आयन नहीं देता। और अगर यूरिया की बात करें तो ये भी आयन नहीं देगा। अब अगर हम NaCl की बात करते हैं तो NaCl में अगर हम देखें तो Na हमारा 1+ चार्ज देगा और Cl 1 नेगेटिव चार्ज, यानी इसमें 2 आयन आपको देखने को मिलते हैं। तो जितने ज्यादा आयनन होगा उतने ज्यादा उसका अवनमन आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये जो BaCl2 है इसका आयनन अधिक है, तो ये आयनन अधिक होने के कारण वाष्प दाब में अवनमन जो आपको देखने को मिलेगा ये 0.1 एम BaCl2 में आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितने ज्यादा आयनन होगा उतने ज्यादा उसमें अवनमन आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है, यानी सबसे कम वाष्प दाब किसमें है। तो इसमें भी आपको कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल ये देखना है। देखो 1 एम ग्लूकोज है, इसको भी आप आयनन देख लीजिए, आयनन से आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो है भाई ग्लूकोज है, ग्लूकोज आयनित तो होता नहीं, इसका बात ही ना करो। सुक्रोज है, ये भी आयनित नहीं होगा। NaCl की अगर हम बात करें तो हमारा जो NaCl होगा ये जब टूटेगा तो Na+ चार्ज और Cl नेगेटिव में टूटेगा। तो इसमें 2 आयन आपको देखने को मिलेंगे। कितने आयन, 2 आयन आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम K2SO4 की बात करें तो ये जब टूटेगा तो 2K+ चार्ज और SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा। तो इसमें अगर आयन देखा जाए तो 2 आयन ये है, 1 आयन ये है, मतलब 3 आयन जो है इसमें देखने को मिलता है। तो अब आपसे पूछा गया निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। तो सबसे कम वाष्प दाब भाई जिसमें आयनन की मात्रा ज्यादा होगी, तो ये हमारा डी ऑप्शन जो दिया गया है ये ऑप्शन सही होगा, यानी इसमें जो है आयनन की मात्रा अधिक है, अतः ये जो है सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। समझ में आ गई बात। इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि हिमांक का अवनमन सीधा समानुपाती होता है। तो एक चीज जाने रहिएगा, जो हिमांक का अवनमन होता है, जो डेल्टा TB भाई अवनमन कह रहा है, उन्नयन होता भी होता, अवनमन के लिए F का लिखा जाता है, डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ये समानुपाती होता है M। M क्या है, M जो होता है मोलरता है। क्या होती है, मोलरता। M जो होता है ये मोलरता है। तो कुल मिला के जो हिमांक का अवनमन होता है, यानी जो डेल्टा T होता है वो समानुपाती होता है मोलरता। इसी को अगर और ठीक किया जाता है तो डेल्टा F बराबर K F लिखा जाता है और फिर M हो जाता है। और आपको पता है कि M बराबर होता है W/M गुणे कैपिटल W, विलय का भार, विलय का भार और विलायक का भार। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो है ये इसको अगर रखते हैं तो हमारा जो फार्मूला बन जाता है भाई, अगर हम यहाँ पर W जो लिए हैं ये भी ग्राम में है, अगर इसको भी ग्राम में लेते हैं तो यहाँ पर M बराबर जो हमारा हो जाता है
W और ये M और गुणे 1 भाई, ये अगर हमारा किलोग्राम में है तो इसको ग्राम में जब लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और ये ऊपर जो है 1000 हो जाएगा। तब ये जो है हमारा भाई, ये ग्राम में ये भी है, ये भी ग्राम में, तो ये ग्राम में जब लिया जाएगा तो 1000 से इसमें जो है भाग, ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा, इसको जब यहाँ पर रखेंगे तो हमारा भाई 1000 और गुणे KR और फिर ये हमारा कैपिटल W जो है इस तरीके से आ जाता है। तो यही डेल्टा TF का फार्मूला हमें देखने को मिलता है, इसी पे हमारा न्यूमेरिकल लगता है। तो किसके समानुपाती है? ये है मोलरता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है विलयन की मोलरता, ये जो सी ऑप्शन है ये आपका सही होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके विकल्प के क्वेश्चन वैसे भी आपके 1 नंबर में काफी पूछा जाता है। कभी कभी ये फार्मूला लिखने को आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है भाई, इस पर या तो न्यूमेरिकल बनते हैं या वैसे भी बहुत पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। किसी विलयन का प्रासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? यानी अब इसमें यह बताना है कि किस विलयन का प्रासरण दाब जो है इसमें कौन सा संबंध जो है सही है। तो चलिए हम प्रासरण दाब का फार्मूला देख लेते हैं। जो विलयनों का प्रासरण दाब और जो गैसों का प्रासरण दाब होता है लगभग सेम होता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो हम जानते हैं Pv बराबर nRT, भाई Pv सेम होगा। अब P को चाहे आप पाई लिख दीजिए, वो बात की अलग है। यानी Pv बराबर nRT होता है, ये आपको पता है, एक फार्मूला तो ये हो जाएगा। एक चीज आप जानते हैं P बराबर n, अगर इसको नीचे लाएंगे तो n/v हो जाएगा, ये RT हो जाएगा, एक फार्मूला ये बन जाएगा। इसी को आप जानते हैं कि जो n/v होता है ये सांद्रता C होता है, कंसंट्रेशन C हो जाएगा। तो ये हमारा P बराबर हो जाएगा CRT हो जाएगा, यानी P बराबर जो है CRT हो जाएगा, एक फार्मूला ये बन जाएगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो भाई हमारा P बराबर RT/C लिखा है, ये तो कोई होगा ही नहीं। दूसरा दिया गया P बराबर CT/R होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब P बराबर RC/T, भाई अपान में T होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और P/C बराबर RT, हाँ इसको अगर हम ऐसे करते हैं भाई, P बराबर इसको इधर लाते हैं तो C हो जाएगा और ये हमारा RT हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो हमारा D ऑप्शन है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो फार्मूला अगर पता रहेगा तो जैसा तैसा पूछा जाएगा, आप आराम से लिख ले जाओगे। इसी में एक फार्मूला और बनता है, यह आपका होता है जैसे n की वैल्यू अगर हम m बराबर W/m रख देते हैं तो यहाँ पर यह हमारा Pb बराबर W/m और फिर जो है RT हो जाता है। एक तो ये है, और दूसरी बात एक चीज और है, अगर हम P रोक करके W/m गुणे V कर लिया जाए और ये RT, ये फार्मूला बन जाएगा। और आप जानते हैं Wm गुणे V जो है, अगर इसको देखा जाए तो ये मोलरता है, तो यानी P बराबर ये हमारा मोलरता m RT हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आपको जो है काफी ज्यादा जो है न्यूमेरिकल जो है इन सब पर जो है किसी पर भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। समझ में आई बात? अगर फार्मूला सही से पता रहेगा तो चाहे जैसे पूछे आराम से आप निकाल के रख दोगे, दे दोगे उसको, ठीक है। तो इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाने रहिएगा, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। इस टाइप के न्यूमेरिकल जो है आपको बहुत देखने को मिलते हैं, इसका वैसे भी न्यूमेरिकल आता है और ये विकल्प में है। तो चलिए देखते हैं मोल प्रभाज निकाला कैसे जाएगा। आप जानते हैं जो मोल प्रभाज होता है इसको जाने रहिएगा। मोल प्रभाज आपको पता है भाई, अगर हम किसी का विलय का निकाल रहे हैं तो विलय, भाई विलय का अगर मोल प्रभाज देख रहे हैं किसका, विलय का, तो विलय अगर स्मॉल n है तो स्मॉल n/स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये विलय का मोल प्रभाज होता है। इसी तरीके से अगर हम विलायक की बात करते हैं, विलायक का मोल प्रभाज, तो वैसे अगर विलय का निकल जाए तो एक में से घटा दीजिए, विलायक का मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ विलायक की बात कर रहे हैं तो N और इस तरीके से आपको इसका फार्मूला बनता है। तो अब सबसे पहले N निकालना है, स्मॉल n, तो स्मॉल n अगर हम निकालेंगे तो स्मॉल W/स्मॉल m होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो एक जल है, एक ग्लूकोज है, तो अब
ग्लूकोज में जल तो घोलेंगे नहीं, जल में ग्लूकोज घोलेंगे तो N हमारा जो विलय होगा वो ग्लूकोज हो जाएगा। तो ग्लूकोज हमारा कितना है, ग्लूकोज 1.8 ग्राम है और 1.8 ग्राम ग्लूकोज जो है जल में घुला गया है। तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होगा, तो एक चीज जानते हैं, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है, ग्लूकोज का फार्मूला जो होता है C6H12O6 होता है। यहां से निकालेंगे 6 गुणे 1 हो जाएगा, 6 गुणे कार्बन का 6 दूनी 12 होता है परमाणु भार, और ये 12 गुणे 1 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का एक होता है, और 6 गुणे ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, 12 6 72 हो जाएगा ये, और 12 1 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 16 6 96 ये आ जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, 6 2 8 2 10 हो जाएगा, एक आएगा 9 1 10 11 और 11 और 7 18, कुल मिला के यहाँ 180 आ जाएगा। इसका दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो सीधा सीधा ये जो है हमें 18 बटे ये डबल जीरो में आ जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो ये हमारा n बराबर 1/100 हो जाएगा। 100 से 1 में भाग देंगे तो 0.22 से 1 में भाग 2 जीरो लग जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, एक n आ जाएगा। इसी तरीके से कैपिटल M की अगर हम बात करें तो कैपिटल W बटे कैपिटल M हो जाएगा। तो कैपिटल W के मान कितना है भाई, 90 ग्राम जल में घोला गया है, तो जल का 90 है तो 90 हो जाएगा, और जल का जो अणुभार होता है 18 होता है, 18 पंचे 90, ये 5 आ जाएगा कैपिटल M। समझ में आ गया इतना। अब हमें भाई मोल्स निकालने हैं, तो आप विलय का मोल प्रभाज अगर निकालना चाहते, किसका निकालना है, ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। तो इसमें आपके ग्लूकोज का पूछा गया है तो हम ग्लूकोज पे रखेंगे, तो ग्लूकोज ये हमारा विलय है, तो यहाँ पर भाई स्मॉल n की वैल्यू कितना है, 0.01 हो जाएगा, और बटे में ये 0.01 रहेगा ही रहेगा, और साथ में ये 5 आ जाएगा। इसको जरा आपस में सॉल्व करते हैं, तो अगर हम भाई 0.01 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा सीधा सीधा ये आ जाएगा 5.01 आ जाएगा। तो यहाँ पर भाई इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01 जो लिखा है बटे में 5.01 हो जाएगा। दशमलव अगर हटाते हैं तो हमारा 1/501 हो जाएगा। इसको जरा भाग दे देते हैं, यानी 501 से हम 1 में भाग दे देंगे, जीरो लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे 10 होगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे 0 100 हो जाएगा, और फिर जीरो बढ़ाएंगे तो 1000 हो जाएगा। बार जो है हमारा लगभग एक ही बार जाएगा, तो ये हमारा भाई 501 हो जाएगा। 10 में से अगर 1 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 4 ये इतना आ जाएगा, फिर एक जीरो बढ़ेगा, तो ये हमारा लगभग 9 बार जो है जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको वो है 0.00 भाई 2 जीरो और 1 9। चलिए देखते हैं ये ऑप्शन कोई है कि नहीं है। भाई 2 जीरो लगा है तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन 0.0019 ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्लूकोज का पूछा गया है। अगर आपसे जल का पूछा जाता तो कुछ नहीं करना था, एक में से इतना घटा देते, हमारा जल का भी मिल जाता। चाहे आप यहाँ डायरेक्ट रख देते तो यहाँ से सॉल्व कर लेते, यहाँ भी आ जाता। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरीके से मोल प्रभाज पर जो है आपके विकल्प क्वेश्चन, वैसे भी क्वेश्चन काफी जो है देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। भाई न्यूमेरिकल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको फार्मूले सही से पता होना चाहिए और सही से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। भाई वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा।